हेलो स्टूडेंट, कल लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। मैंने तुम्हें फर्स्ट लॉ के बारे में बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। दैट वाज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया था ये, जिसमें मैंने बताया कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो डेफिनेटली रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, जब तक कि उस पार्टिकल पे कोई नेट फोर्स नहीं लगता है। नेट फोर्स की वजह से ये सब कुछ उल्टा हो सकता है। अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो वो रुका हुआ पार्टिकल मूव कर सकता है, या मूव करता हुआ पार्टिकल रुक सकता है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो फोर्स है वो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज कर सकता है। इज इट क्लियर? तो कल ही अपन ने फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है उस पर डिस्कस किया था। आज मैं पहले थर्ड लॉ पर डिस्कस कर लेता हूं। थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि देखिए फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, बस अपने को समझने होते हैं। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन स्टार्ट होगी सेकंड लॉ से, जहां पे अपन मोमेंटम से बात शुरू करेंगे। ये पहले थ्योरेटिकल पार्ट खत्म कर दे। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या है? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ए, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, जैसे सपोज एक ब्लॉक रखा हुआ है फ्लोर पे। ओके, ये फ्लोर पे एक ब्लॉक है ए, इसके कांटेक्ट में दूसरा ब्लॉक है बी। अब जैसे मान लीजिए हम सोचना शुरू करें डेली लाइफ का एक एग्जांपल, कि जैसे एक बॉडी के कांटेक्ट में कोई दूसरी बॉडी रखी हुई है। एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और यहां से इस बॉडी को मैं धक्का लगाता हूं, जिसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे अपन एफ फोर्स लगा रहे हैं। इधर से फोर्स लगाया मैंने। अब जरा सोचना शुरू करना। अब बात शुरू होती है कि हमने देखा कि ए पे हमने फोर्स लगाया, यहां से ऐसे धक्का दिया इधर, और दोनों चलना स्टार्ट हो गए। ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो मैंने कहा कि अब एक बार फिर सोचो कि दोनों ब्लॉक शुरू में रेस्ट पे थे। बात समझ? दोनों, जब तक मैंने फोर्स नहीं लगाया तो दोनों ब्लॉक रेस्ट पर थे, और अब दोनों ब्लॉक चलना स्टार्ट हो गए। यानी ध्यान से देखोगे तो इनकी वेलोसिटी शुरू में 0 थी, और अब इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई। देयर इज समथिंग वेलोसिटी। तो अब मैं दोनों पे इंडिविजुअल बात करूंगा। ये ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक है बी। इन दोनों पे इंडिविजुअल बात करें। ए से शुरू करते हैं। ए पे पहले अपन अपना कंसंट्रेशन करेंगे। ए के साथ क्या हुआ, ब्लॉक ए के साथ क्या हुआ। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ ब्लॉक ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जब तक तुमने फोर्स नहीं लगाया तब तक ए की वेलोसिटी कितनी थी? 0। और अब कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी आ गई। जरा सोचो ध्यान से, ए की वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। बिल्कुल हुआ है। 0 से लेकर इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका तुम्हारे पास जवाब है कि यार सर, हमने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से ए की वेलोसिटी में चेंज आया है। तो एक सेटिस्फैक्टरी जवाब है। लेकिन अगर कोई सोचे बी के बारे में, इंडिविजुअल बी के बारे में सोचो, ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल बी के बारे में देखो कि बी की वेलोसिटी, बी की जो वेलोसिटी है वो शुरू में कितनी थी? 0 थी। लेकिन कुछ देर बाद बी भी चलने लग गया। अब सोचो कि बी की वेलोसिटी में चेंज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हम ये ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो कि बी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, और अब बी भी चलने लग गया। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बी? बी की वेलोसिटी कौन ने चेंज कराई? सर, हमने फोर्स लगाया। ये गलत जवाब है। फोर्स किस पे लगाया तुमने? बी पे लगाया। क्या किस पे फोर्स लगाया? ए पे। बी को किसने चलाया?
तो हमारा जवाब होगा कि अगर बी की वेलोसिटी में चेंज हुआ है तो जरूर 100% बी पे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। कौन सा फोर्स, जिसको अपन आगे नाम देंगे एफ फोर्स नहीं है ये, एफ फोर्स बी पे मत लगा देना। अपन कहते हैं बी क्यों चला कि हमने धक्का दिया, वो ठीक है, किसको धक्का दिया तुमने, किस पे फोर्स लगाया, ए पर, बी क्यों चला, बी की वेलोसिटी में क्यों चेंज हुआ। तो होगा क्या, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, देखना मैं यहां बता देता हूं कि जैसे तुम ए पे फोर्स लगाओगे तो ए क्या करेगा, बी को प्रेस करेगा, यू कैन फील दिस। हम ए पे धक्का लगाएंगे तो ए कुछ ना कुछ धक्का बी पे लगाएगा, जिसको अपन ऐसे बोले, तो कोई ना कोई फोर्स लगाया, ए ने बी पर इधर फोर्स लगाया, जिसको आगे हम नाम देंगे बच्चों नॉर्मल फोर्स। ए ने बी पे आगे फोर्स लगाया, इसको अपन बोल दें एन। अब लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या है जरा देखना। अब मैं आता हूं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स जो है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर, हमेशा ध्यान रखना, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाया, दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ए ने बी पे इधर नॉर्मल फोर्स लगाया एन, तो पता है क्या होगा इसका रिएक्शन। अगर इसको मैं एक्शन मान रहा हूं, ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, तो बी भी इस पे अपोजिट, इस पे लगा प्लस एक्स एक्सिस पे, जैसे प्लस आई कैप, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर एन। तो ये तो हो गया ए, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ए का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब ए पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने अपने को। तो बताओ, मैं पूछूं तुमसे, बताओ ए पे कितने फोर्स लगे, तो बहुत से बच्चे कहेंगे एक ही फोर्स लगा, कौन सा, एफ लगाया हमने, नहीं एक फोर्स नहीं लगा, दो फोर्स देखो, इधर से तुमने लगाया एफ और ये एन, ये किसने लगाया, क्योंकि ए ने लगाया बी पे तो बी भी लगाएगा ए पे। बताओ अब एफ और एन में से कौन ज्यादा है, तो डेफिनेटली एफ ज्यादा रहा होगा। अगर एन ज्यादा होगा तो ये बल्कि इधर मूव कर जाता, तो नेट फोर्स इधर बचा होगा, तभी तो इधर की सक रही है, तो जरूर एफ ज्यादा रहा होगा एन से। और बी का फ्री बॉडी डायग्राम, एक टर्म बोल रहा हूं बच्चों एफ बी डी, क्या बोल रहा हूं, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये हमें इस पे देखना है। इज इट क्लियर। अगर तुमसे कहा जाए, सुनो ध्यान से, अगर तुमसे कहा जाएगा ए का एफ बी डी बनाओ, एफ बी डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ए का, तो फिर क्या करना है तुम्हें, ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने। ये मत दिखाना ए ने बी पे लगाया, ए ने बी पे लगाया, लेकिन ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हमें, अब मैं जब कहूंगा बी का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाओ, तो फिर बी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यानी खुद पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो एफ बी डी में दिखाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में। आई बस समझ में। तो यहां तुमने देखा, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ समझ में आया। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल पे इस पर डिस्कस करूंगा। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का बच्चों मतलब क्या है कि कोई भी एक बॉडी, जैसे ये एक प्रोटॉन है, प्लस प्रोटॉन सबने पढ़ा होगा, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। बताओ इनमें फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। अब अगर प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, मान लो इधर, कितने फोर्स से, एफ, इसको मैं एक्शन मान रहा हूं। एक्शन क्या हुआ, प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ये एक्शन है। और इसने मान लो 100 न्यूटन फोर्स लगाया, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहा हूं, चलो 100 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगाएगा, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कुछ नहीं सोचना है कितना लगाएगा। जब प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन पे 100 लगाया, ये एक्शन था, तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन पे कितना लगाएगा, नो डाउट 100 न्यूटन लगाएगा। किधर, इसने इस टाइप से लगाया, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इस पे 100 न्यूटन फोर्स इधर लगेगा। आया समझ में। और देखो एक एग्जांपल लेते हैं, और कई सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ध्यान देना।
ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ये थोड़ा छोटा ब्लॉक बी, ये छोटा ब्लॉक सी, ठीक है। और एक आदमी इनको तीनों को इधर धक्का दे रहा है, ठीक है। चार चीजें मेरे पास, कौन कौन सी? एक तो ये पर्सन, एक ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इनका हम, और मान लो इसने इस ब्लॉक ए पे इस पर्सन ने एफ फोर्स लगाया, ठीक है बच्चों, एफ फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से ये सिस्टम चलना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैं फ्रिक्शन नहीं मान रहा है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है, थोड़ा सा धक्का दिया कि तीनों चीजें खिसकना स्टार्ट हो गई। अब चलो इनमें हम तीनों चारों के एफवीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले ब्लॉकों की बात कर ले अपन, ब्लॉक ए से शुरू करें, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, और फिर पर्सन की बात लास्ट में करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये है ब्लॉक ए। चलो इसको थोड़ा इधर बना लूं मैं, ध्यान देना, तीनों का अपने को एफबीडी बनाना है। और जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अलग अलग कर लो इनको, एक एक को दिखाना अपने को। ये है ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, और ये पर्सन। शुरू करें बच्चों। तो अब इसने इस पे इधर से फोर्स लगाया एफ, ये क्वेश्चन में गिवन था। एक एक के बारे में सोचो, ब्लॉक ए चल रहा है कि नहीं। मैंने कहा ना एनएलएम में पहले ऑब्जर्वेशन देखो को हो क्या रहा है, फिर क्यों हो रहा है लास्ट में सोचेंगे इस पे। ये इसकी सबसे बड़ी स्टाइल पढ़ने की, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड देन व्हाई इट इज हैपनिंग, कि भाई इस पे धक्का वक्का दिया और ये तीनों चलना स्टार्ट हो गए, ये हो रहा है। कि भाई ब्लॉक ए, चलो क्वेश्चन पे क्वेश्चन अपन डिस्कस करना शुरू करें। क्या ब्लॉक ए की वेलोसिटी शुरू में 0 थी और अब चलने लग गया, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी चेंज हुई है। तो बिल्कुल इस पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। बी के बारे में सोचो, बी भी चल रहा है, भाई बी क्यों चला। चलो मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स, सोचना, ये छोटी छोटी चीजें कई बार गलती कराती है। मैं पूछूं व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मैन, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मैन ऑन ब्लॉक बी। इस आदमी ने ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगाया, एफ कहोगे या कुछ और होगा बताओ। तो इसका आंसर है 0। आदमी ने कहां लगाया बी पे बताओ। अभी नहीं, आदमी धक्का तो दिया, अरे धक्का किस पे दिया, ए पे। बी ब्लॉक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, आदमी की वजह से नहीं। अभी बात की थी मैंने, तुम क्लियर देखो, मेन जो फोर्स लगा रहा है वो किस पे लगा रहा है, ए पे। बी का चलना बिल्कुल है, लेकिन बी का चलना इस एफ की वजह से नहीं है। बताओ क्या होगा। अब ये इसको एक तरह से प्रेस कर, जब ये खुद चलेगा आगे वाले पे धक्का देगा, तो उस फोर्स को मैं मान लेता हूं N1। बच्चों इस N1 को पढ़ो, ये कौन सा किस पे फोर्स लगाया, क्या कहोगे, फोर्स एक्सर्टेड बाई पर्सन मत बोलना, फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी। ए ने बी पे फोर्स लगाया, तो इसका रिएक्शन क्या होगा बताओ। तो अब इसने अगर N1 इधर लगाया तो क्या करेगा, बी भी ए पर रिएक्शन होगा और इधर लगाएगा फोर्स, कितना, N1। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं ये हो गया साहब तुम्हारा ए का एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। बताओ ए पे कितने फोर्स लगे, 2 फोर्स लगे। ये क्या है, ए का एफबीडी बना रहा हूं मैं, इस सर्कल के अंदर जो ए पे फोर्स लगे हैं वो दिखा रहा हूं। इसको क्या कहोगे, कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पर्सन ऑन ब्लॉक ए। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, सुनो, कि ब्लॉक आदमी ने ब्लॉक पे लगाया, बिल्कुल, तो ब्लॉक भी आदमी पे लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। कि सर उसको तो दिखाओ, उसको अभी नहीं दिखाना है। मैंने कहा ना ए का एफबीडी का मतलब क्या है, सोचो ध्यान से। हमें ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसका मतलब है ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने अपने। ए ने किस किस पे लगाए वो नहीं दिखाने। अरे बस कि पर्सन ने ए पे लगाया, अब ए पर्सन पे लगाएगा, बिल्कुल। इसका रिएक्शन अगर तुम देखना चाहो, इसका रिएक्शन क्या हुआ होगा इस वाले फोर्स का, इस वाले, ये रिएक्शन तो दिख गया सबको। ए ने बी पे N1 लगाया, बी ने ए पे N1 लगाया,
अब बहुत से सोचेंगे यार इसका रिएक्शन नहीं हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिएक्शन नहीं हुआ हो, रिएक्शन हुआ होगा बिल्कुल। तो इसने पर्सन पे फोर्स लगाया इधर कितना, F। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे, बिल्कुल सोचना भी चाहिए, क्या फिर ये आदमी इधर चलना शुरू क्यों नहीं कर रहा, जब इस तरह से मैं धक्का दे रहा हूं, ऐसे धक्का दूंगा तो मैंने ए पे लगाया, तो मेरे पे इधर लगेगा नहीं लगेगा, नो डाउट बिल्कुल लगेगा, तो मैं इधर चलना शुरू क्यों नहीं करता हूं। तो उसका रीजन है कि यहां पे क्या होगा, एक्चुअली कोई ना कोई फ्रिक्शन रहा होगा। जैसे तुम धक्का दोगे तो तुम पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जैसे एफ लग रहा है नहीं, इस वजह से तुम इधर फिसल सकते हो, तो तुम्हें बचाने के लिए इस ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, इसलिए आदमी बच जाता है। तुम सोचो कि मान लो, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, ये दीवार है, ठीक है, या सामने मेरे एक दीवार रखी हुई, एक जनरल क्वेश्चन जो हर क्लास में बच्चों से पूछता हूं, ये चैप्टर की स्टार्टिंग में, और बच्चे अमूमन गलत आंसर देते हैं। सामने एक दीवार रखी हुई है और उस दीवार को मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं बहुत तेजी से, बात समझना, एक दीवार है जैसे ही मान लो बोर्ड, इसको मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे ही, इज इट क्लियर। सामने दीवार पे मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं, तो एक अमूमन होता क्या, ना तो दीवार आगे खिसकेगी ना मैं पीछे खिसकूंगा, समझना, ना दीवार आगे जाएगी ना मैं पीछे जाऊंगा। अब इसका रीजन पूछते कि ऐसा क्यों हुआ, दीवार आगे क्यों नहीं खिसकी, आदमी पीछे क्यों नहीं गया, जबकि आदमी ने दीवार पे फोर्स लगाया। तो बहुत से बच्चे इस बात का जवाब ये देते हैं जितना फोर्स आदमी ने दीवार पे लगाया उतना ही फोर्स दीवार में आदमी पे पीछे लगा दिया, और दोनों कैंसिल हो गए। दोनों कैंसिल नहीं होंगे, एक्शन रिएक्शन कैसे कैंसिल हो जाएंगे जरा बताओ। कि भाई आदमी ने दीवार पे फोर्स लगाया और दीवार ने आदमी, तो इनका जब एफबीडी देखोगे, मान लो ये जैसे दीवार है, सपोज दिस इज ए वॉल, और यहां एक पर्सन है, इस दीवार पे फोर्स लगा इधर मान लो F, और पर्सन पे लगा फोर्स इधर F। अब मैं इंडिविजुअल सोचता हूं कि ये पर्सन इधर क्यों नहीं गया, दीवार आगे क्यों नहीं गई, तो पर्सन क्यों नहीं गया होगा। तो बच्चों जवाब ये मत देना कि इसने इस पे F लगाया, इसने F लगाया, कैंसिल हो गए। कैंसिल कहां से हो जाएंगे, ये फोर्स पर्सन पे लग रहा है, पर्सन पे जो फोर्स लग रहा है उसको दूसरा फोर्स जो पर्सन पे लगा वही बैलेंस कर सकता है, ये फोर्स दीवार पे लग रहा है, आपस में कहां से बैलेंस हो जाएंगे बताओ। इंडिविजुअल सोचो, पर्सन क्यों नहीं गया होगा, जैसा कि अभी मैंने जवाब दिया तुम्हें कि ग्राउंड पे इस पे फ्रिक्शन लग गया होगा। तुम सोचो, चलो एक ट्राई करना, ट्राई मत करना हालांकि, है ना, दांत मुंह टूट जाएंगे नहीं तो। कि जैसे मान लीजिए दीवार है, वहां पे मान लो अपन ऑयल फैला दें, सोचो ऑयल फैला दो, पानी फैला दो, एकदम स्मूथ बना दो उसको, और फिर पूरी ताकत से दीवार पर धक्का लगाओ, क्या होगा बताओ। वहां ऑयल फैला दिया अपन ने, पानी फैला दिया, और दीवार पर पूरी ताकत से धक्का लगाओ, क्या होगा, पैर फिसल जाएंगे और मुंह के बल पड़ जाओगे कि नहीं। पर मेरे माथे मत आना कि सर ने थर्ड लॉ पढ़ाया तो हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, इसलिए पहले समझ लो एक्सपेरिमेंट करने से पहले कोई गारंटी नहीं तुम बच जाओगे। क्यों कि उस टाइम क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन अभी इसको बचा रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था ना, वो फ्रिक्शन तुमने कर दिया खत्म, स्मूथ कर दिया एकदम, फ्रिक्शन खत्म होते ही अब बताओ इससे कौन बचाएगा, कोई नहीं। तो तुरंत जैसे तुम धक्का लगाओगे, तुम पे इधर धक्का लगेगा और तुम तुरंत क्या होगा, पलट जाओगे। इज इट क्लियर। तो इस दीवार का नहीं चलना और आदमी का नहीं चलना, इसका रीजन ये नहीं है कि जितना फोर्स आदमी ने दीवार पे लगाया उतना दीवार ने आदमी पे लगा दिया। और एक्शन रिएक्शन बच्चों कभी कैंसिल नहीं होंगे, एक्शन हुआ बी पर, रिएक्शन हुआ ए पर, ये आपस में कैंसिल कहां से कर देंगे। अरे बस समझ में, उसका कुछ और ही रीजन रहा होगा। इज इट क्लियर। ऐसे तो एक बात बताओ, ऐसे तो हमेशा ही होगा भाई, मान लो एक छोटी सी कोई भी चीज है उसको मैं धक्का दूं तो मैं तो उसको भी नहीं किसका, अगर ये रीजन होता, अगर किसी छोटी चीज को मैं धक्का दूंगा तो मैं फिर भी कहूंगा कि जितना फोर्स मैंने उस चीज पे लगाया वो मेरे पे उतना लगाया। तो ऐसे तो जिंदगी में कोई भी चीज तुम खिसका ही नहीं पाओगे आगे, अपने जो बुक है बुक को धक्का देके आगे खिसका ही नहीं पाओगे। क्यों कि हमने जितना बुक पे फोर्स लगाया बुक उतना ही हम पे लगा दीजिए। तो ऐसे जिंदगी में कोई चीज आगे खिसकेगी नहीं फिर तो नहीं खिसकने के पीछे कुछ और रीजन रहा होगा। ये व्हाट आई वांट टू से कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं करते, क्योंकि एक्शन अलग बॉडी पे होगा, रिएक्शन अलग बॉडी पे होगा। तो आदमी का नहीं चलना फ्रिक्शन की वजह से था, फ्रिक्शन इसको बचाया। अब बहुत से सोच रहे होंगे यार दीवार क्यों नहीं चली सर,
तो दीवार इसलिए नहीं चली क्योंकि दीवार नीचे क्या चपकी रहती है इस तरह से, यहाँ पे सीमेंट वगैरह होते हैं, वो फोर्स लगा देंगे इस पे पीछे की तरफ, इसलिए दीवार नहीं चली। यानी इसके लिए एक्शन रिएक्शन रिस्पॉन्स। तो चलो इस क्वेश्चन पे वापस आता हूं, ठीक है। एक एक चीज देखना, आदमी क्यों नहीं, किसका, आदमी पे इधर एफ फोर्स, इसको कौन सा फोर्स कहोगे, बोल के बताओ ये कौन सा फोर्स है, फोर्स exerted by A on the person, force exerted by A on the person, और F क्या है, friction exerted by the floor on the person। और नहीं चल रहा तो हम कहेंगे क्या हुआ होगा, यानी मैंने कहा पहले ऑब्जर्वेशन देखो क्या हुआ होगा कि यार ये नहीं चल रहा, आदमी नहीं फिसल रहा, क्यों नहीं फिसल रहा, तो सीधा सा जवाब है कि यार इस फोर्स को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया होगा इसलिए नहीं गया किधर भी। ओके, ब्लॉक ए, तो ए और बी के बीच में मैंने ये फोर्स दिखा रहा था, फिर ध्यान से देखो ए और बी के जो फोर्स हैं, ए ने बी पे लगाया N1, इसका रिएक्शन क्या हुआ कि बी ने ए पे इधर लगाया N1। अब आगे चलते हैं, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई बी का एफबीडी बनाओ। बी का एफबीडी क्या है, बी का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर फोर्स लग रहा है N1, बी का एफबीडी मतलब समझे, ब्लॉक बी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाने हैं। बी ने किस पे लगाए उससे कोई मतलब नहीं, बी पर कौन कौन से लगे, खुद पे, इस पर कौन कौन से फोर्स हैं वो दिखाने अपने को। यानी बी ने सी पे लगाया होगा, अरे बी ने जब सी पे लगाया होगा ठीक है, तो वो जब दिखाऊंगा ना जब सी का एफबीडी बनाऊंगा कि सी पे कितना लग रहा है, बी ने सी पे लगाया है तो उसको यहां का दिखाऊंगा, इस पर कौन कौन से लगे वो दिखाऊंगा। चलो मेरा क्वेश्चन बच्चों, इसका एफबीडी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बताओ, सोचो एक बार, क्या ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट है, सोचो ध्यान से कि भाई इस पे इधर N1 लग गया तो कंप्लीट अभी नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी कुछ बाकी है। आगे की सोचो बी और सी के बीच में, सी चल रहा है कि नहीं चल रहा बताओ, बिल्कुल चल रहा है। सी की शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, 0, और अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तीनों के साथ साथ चलेंगे ना, धक्का देंगे। तो सी के बारे में ध्यान से सोचो कि यार सी का क्या हुआ, सी की शुरू में वेलोसिटी 0 थी और अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई, बताओ सी पे फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, ऐसा तभी होता है। कैन यू टेल मी विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सी, तो बी ने सी पे फोर्स लगाया होगा, बी ने सी पे, अभी मतलब पर्सन ने लगाया होगा, भाई पर्सन ब्लॉक ए, पर्सन ने सी पे कितना फोर्स लगाया, 0, कॉन्टेक्ट में नहीं है, कहां से लगा देगा, अभी नहीं धक्का तो दिया, तो धक्का किस पे दिया, ए पे दिया, ए ने सी पे फोर्स लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, किसने लगाया होगा, बी ने फोर्स लगाया होगा। मान लो ये फोर्स लगाया N2, इसलिए बच्चों रिएक्शन क्या होगा, बी ने अगर सी पे N2 लगाया है तो सी भी बी पे N2 इधर लगाएगा, इसलिए मैं कह रहा था एफबीडी कंप्लीट नहीं है, ये अब एफबीडी कंप्लीट है। बताओ N1 ज्यादा रहा होगा कि N2 ज्यादा रहा होगा, बताओ N1 ज्यादा रहा होगा। इसका फोर्स एफबीडी कंप्लीट है, बिल्कुल इसका कंप्लीट है, इस पे कौन और बच्चा, बस कुछ नहीं। तो अब एक एक चीज क्लियर है, ए क्यों चला, एक एक चीज ध्यान से देखना, ए पे कितने फोर्स लगे, 2, इसको पढ़ो कौन सा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पर्सन, एफ। N1 कौन सा, ये वाला, ए पे जो N1 ये दिख रहा है ये कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, इज इट क्लियर। बी का एफबीडी दिख रहा है तो बी पे कौन कौन से फोर्स हैं, 2 फोर्स हैं, इसको क्या पढ़ोगे बोलो, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए, इसको क्या पढ़ोगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय सी। ये हमेशा ध्यान रखना, एफबीडी में बहुत से बच्चे ये सोच जाते हैं, जिसका एफबीडी बनाना है, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसने किस पे लगाए वो तुम्हें नहीं देखना है, इज इट क्लियर। इस तरह से यही मैं कह रहा था कि लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी फोर्स कभी अकेला नहीं लगता, तुम अगर किसी चीज पे फोर्स लगाओगे तो 100% तुम पे फोर्स लगेगा, उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये तुमने एक पढ़ा होगा ये कि जैसे न्यूटन ने जब इसकी डिस्कवरी की थी लॉ ऑफ मोशन की, तो यू शुड रिमेंबर बच्चों उस टाइम भी लॉकडाउन था, इज इट क्लियर। 16वीं सेंचुरी में जब न्यूटन ने इसका बात की, 1665 के आसपास की बात है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे उस टाइम पे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब वो थे अपना कोर्स कर रहे थे, उस टाइम पे भी कुछ पेंडेमिक हुआ था कुछ तरह का, जिसपे लॉकडाउन हो गया था, है ना। और ड्यूरिंग द लॉकडाउन वो अपने घर पे थे और उसी टाइम लॉ ऑफ मोशन की उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी में क्या था, वो अपने घर पे
मान लो ये वो एप्पल वाली कहानी सबने सुनी होगी, यहां से ये एप्पल है, ठीक है, एप्पल टूटा और नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। इस एप्पल का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊं, इस एप्पल पे कौन कौन से फोर्स लगे जरा देखना। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे मान लो एप्पल मान लें अपन, और ये हमारी अर्थ है। तो यू नो वेरी वेल कि इस एप्पल पे अर्थ ने कुछ फोर्स लगाया हुआ है। फॉर्मूला क्या है वो सब आगे आएंगे। जैसे मान लो कि भाई एप्पल सोचो, जब तक यहाँ लटका हुआ था ये, इसकी वेलोसिटी कितनी थी 0। जैसे यहाँ से टूट गया तो टूटने के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर आना स्टार्ट हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज कौन करा सकता है? फोर्स। यही तो न्यूटन ने सोचा कि एप्पल टूट के ऊपर क्यों नहीं गया, एप्पल टूट के सीधा 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 यूं क्यों नहीं चलने लग गया, नीचे क्यों आया ये, कोई भी चीज नीचे क्यों आती है, तो उस पर अर्थ फोर्स लगाती है। मान लो इस एप्पल पे अर्थ ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर्मूला भी मैंने कुछ भी नहीं बताया। ये एक्शन हुआ, इसका रिएक्शन बताओ क्या होगा। अगर अर्थ ने एप्पल पे 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगाया है, ये एक्शन है, तो उसका रिएक्शन किस पे होगा? अर्थ पे। ये एप्पल भी, अब ये मत सोचना कि यार ये इतनी बड़ी अर्थ, बहुत से बच्चे सोचते हैं, मतलब इसमें कई बार क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है। अगर ये अर्थ, उसकी लैंग्वेज ऐसी सेट करते हैं कि अर्थ ने एप्पल पे 10 न्यूटन लगाया, तो एप्पल अर्थ पे कितना लगाएगा। अब बच्चे सोचना यार इतनी बड़ी अर्थ, और अर्थ इतनी बड़ी एप्पल पे 10 लगा रही, बेचारा एप्पल कितना सा फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है, एप्पल भी कितना लगाएगा बताओ? 10 न्यूटन लगाएगा। एक्शन रिएक्शन है, चाहे कोई बॉडी कितनी भी बड़ी हो, कोई कितनी भी छोटी हो, वो फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल फिक्स है। ए ने अगर बी पे एफ फोर्स लगाया तो बी भी ए पे एफ फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ये 10 न्यूटन जो फोर्स है वो अर्थ पे, ये इसका रिएक्शन हो गया। अब इस 10 न्यूटन से किसके क्या फर्क पड़ेगा वो अलग बात है। अब जैसे 10 न्यूटन इस एप्पल के लिए सफिशियंट है, इसको गिराने के लिए 10 न्यूटन काफी फोर्स है, तो एप्पल गिर जाएगा, लेकिन उस 10 न्यूटन से अर्थ थोड़ी ना ऊपर उठेगी। इज दैट क्लियर? वो अर्थ ना ऊपर उठेगी लेकिन एप्पल गिर जाएगा। तो है तो 10 न्यूटन, लेकिन 10 न्यूटन एक तो एप्पल पे और एक वही 10 न्यूटन इतनी बड़ी अर्थ पे लगेगा। उस 10 न्यूटन से एप्पल के फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उस 10 न्यूटन से हमारी अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये उसके आगे के फिर सोचना है। ये तो केवल एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। इज दैट क्लियर? और देखो एक्शन रिएक्शन पे बात करते हैं। एक्शन रिएक्शन में कुछ चीजें अपन याद रख सकते हैं बच्चों, हालांकि मैं और एग्जांपल लूंगा अभी। एक्शन रिएक्शन में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली बात तो कि हमेशा ये दोनों फोर्स, अब जैसे मैं अभी कह रहा हूं तुम्हें ए और बी ब्लॉक का एक क्वेश्चन किया था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखो ए ने बी पे इधर लगाया N1, एक एक्शन रिएक्शन पेयर बता रहा हूं मैं, अभी क्वेश्चन किया था, और बी ने ए पे इधर लगाया N1। ठीक है, और भी फोर्स लग रहे हैं, मैं केवल इन दोनों पे बात कर रहा हूं। अब मैं तुमसे पूछूं, बताओ कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है? यू कैन नॉट से एनीथिंग। ए ने बी पे N1 लगाया, ये एक्शन मानते हो, तो फिर ये वाला क्या होगा? रिएक्शन होगा। और एक्शन अगर इसे मानते हो, बी ने ए पे N1 लगाया, तो इसका रिएक्शन, यानी विच वन इज एक्शन विच वन इज रिएक्शन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। एक एक्शन मानते हो तो डेफिनेटली दूसरा क्या होगा? रिएक्शन फोर्स होगा। कौन सा एक्शन है? यू डोंट नो। कौन सा रिएक्शन है? वी डोंट नो। एक्शन रिएक्शन वेल डिफाइंड नहीं होते कि इसको हम एक्शन कहेंगे, इसको रिएक्शन। पहली बात तो ये माइंड में रखना, एक एक्शन होता है एक रिएक्शन, कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है ये डिफाइन नहीं होता है। क्लियर? दूसरा, एक्शन रिएक्शन मैंने अभी जैसे बता भी रखा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होते हैं। दिख भी रहा है, इसने प्लस आई कैप में लगाया, इसने माइनस आई कैप में लगा दिया। एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। और तीसरी जो बात मैंने डिस्कस भी की थी, बातों ही बातों पे अपन ने सीख लिया, एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट काउंटर बैलेंस ईच अदर। बात समझ रहे हो? एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों किस पे लगते हैं? अलग अलग बॉडी पे। अगर मान लो अभी, बात समझ लो, अगर मान लो ए नहीं चल रहा है या अगर मान लो बी नहीं चल रहा है, तो इसका रीजन ये नहीं है कि इसने इस पे इतना लगाया उतने इसने लगा दिया, कोई ना कोई और फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ये आपस में कैसे बैलेंस करेंगे बताओ? ये बी पे लग रहा है,
ये ए पे लग रहा है, तो बी का जब एफ बी डी बनाओगे तो बी में ये फोर्स आ जाएगा, और मान लो बी नहीं चल रहा है, तो तुम्हारे पास जवाब ये नहीं होना चाहिए। अरे वैसे जैसे किसी आदमी ने, मैंने कहा ना, यहां से धक्का दिया और धक्का देने पे मान लो उसने एफ फोर्स लगाया और मान लो एक भी ब्लॉक नहीं खिसका, जैसे भारी सा मान लो कोई ब्लॉक है उसको धक्का देते हैं पर नहीं खिसकता, तो नहीं खिसकने का रीजन ये मत बोलना कि बी क्यों नहीं चला। अब कई बच्चे बोल देंगे बी क्यों नहीं चला कि बी ने ए पे लगाया, ए ने बी पे लगाया, कैंसिल हो गए। ऐसे कैंसिल नहीं होते। बी के नहीं चलने का रीजन यहाँ क्या होगा, कोई फ्रिक्शन रहा होगा जो उस पे अपोजिट लग गया होगा, इसको नहीं चलने दे रहा है वो। इसलिए व्हाट आई वांट टू से कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो काउंटर बैलेंस नहीं करते। एक्शन और रिएक्शन बैलेंस हो गए, कभी नहीं होंगे, क्योंकि एक्शन अलग बॉडी पे होगा, रिएक्शन अलग बॉडी पे होगा। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए कोई ना कोई और फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ये 2-3 बातें अपने को याद में रखनी है। ठीक है, तो ये जो 2 लॉ थे शुरू में, लॉ ऑफ इनर्शिया और दूसरा था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये बस थ्योरेटिकल है। ठीक है बच्चों, अब जहां कैलकुलेशन शुरू होगी, और देखो यहाँ पे धीरे धीरे बातों बातों में अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट भी सीख लिया कि फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है। तो इसको बिल्कुल माइंड में याद रखना है ना। एफ बी डी का मतलब क्या है, अगर तुम्हें ए का एफ बी डी बनाना है तो ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ए ने किस पे लगाए उससे मतलब नहीं, ए पर कौन कौन से फोर्स लगे। अभी नहीं, ए ने बी पे लगाया तो ए ने बी पे फोर्स जो लगाया है उसको तब दिखाना जब बी का एफ बी डी बनाओ। खुद पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स हमें दिखाने होते हैं एफ बी डी में। अगर मैं ए का एफ बी डी बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब ए पर कौन कौन से फोर्स। तो अब मैं अब कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू करेंगे अपन। सेकंड लॉ शुरू करता हूं। और बच्चों मजेदार बात यह है कि इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है और ये चैप्टर चलेगा 1 महीने तक कम से कम। उसी फॉर्मूले के साथ खेलते रहेंगे अपन, एफ इक्वल टू एम ए, इसी पे चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत वैरायटी के बनेंगे इसमें, और बड़ा मजेदार चैप्टर है क्योंकि इसमें हर चीज का लॉजिक होता है। कोई क्यों चला, क्यों नहीं चल रहा है, किसी की वेलोसिटी 0 क्यों है, हर चीज का अगर सोचोगे तो रीजन मिलेगा, और सोचना चाहिए तुम्हें, तभी ये चैप्टर क्लियर होगा। रटने का इसमें 1% भी काम नहीं है। बहुत शानदार चैप्टर है ये, आगे मैं इसको बढ़ाता हूं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अपन देखें, लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा शायद तुमने पढ़ा होगा। मोमेंटम के बारे में देखें, लॉ ऑफ मोमेंटम, इसके बारे में अपन समझें तो देखिए, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब जैसे एक पार्टिकल है, एम मास है इसका, और इसकी वेलोसिटी यहां v1 है। दूसरे मतलब इसी पार्टिकल को कुछ देर बाद देखा, यहां मान लो वेलोसिटी v2 हो गई। कुछ देर बाद देखा यहां वेलोसिटी v3 हो गई। एंड लेट दिस इज एक्स एक्सिस। ये ए पॉइंट पे था, यहां पॉइंट बी पे था, यहां पॉइंट सी पे था। मोमेंटम किसे कहते हैं पहले मैं डिफाइन करूं। तो किसी पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी। समझे। अगर आई आस्क यू कि व्हाट इज वेक्टर पी एट ए, क्या पढ़ोगे, मोमेंटम एट ए। इस पार्टिकल का ए पर मोमेंटम कितना था, जब पार्टिकल ए पॉइंट पे था, यहां था, तब इसके पास कितना मोमेंटम था। तो क्या डिफाइन किया मैंने, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां मास तो एम है, मास तो हर जगह ही एम है, मास थोड़ी ना चेंज होगा, और चेंज होगा तो बहुत आगे की बातें हैं, वो अपन बहुत बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम मास को कांस्टेंट मान रहे हैं। तो मास इसका एम है, और यहां इसकी जो वेलोसिटी है, जब ये ए से क्रॉस हो रहा था, पॉइंट ए से जब ये क्रॉस हो रहा था, वेलोसिटी कितनी थी v1। तो क्या लिखोगे बताओ, m वेक्टर v1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही मोमेंटम है। तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको बताओ कि व्हेन पार्टिकल वाज एट ए व्हाट वाज इट्स मोमेंटम। तो क्या कहोगे, m इंटू v1। जब ये बी पे आया, चलते चलते, अब देखो माइंड में चलते रहना चाहिए बच्चों के, जो मैं डायग्राम बनाऊं उसको देखते ही कि यार इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, तो बिल्कुल ये डैम श्योर तुम्हें होना चाहिए कि यार सर इस पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा।
बिल्कुल लग रहा होगा। अपने आप वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वो फोर्स, हालांकि मैंने दिखाऊं इस डायग्राम में चाहे नहीं दिखा रखा, लेकिन तुम्हें ये फील होना चाहिए अंदर से कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि यार वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। वो बिल्कुल लगेगा फोर्स, तभी वेलोसिटी चेंज होगी। उसी पे मैं आऊंगा, देखना। अगर मैं पूछता हूं मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट बी, जब ये पार्टिकल बी पे है तो इसका मोमेंटम क्या होगा, तो व्हाट यू विल से, दिस इज एम वेक्टर v2. व्हाट इज मोमेंटम एट सी, पी एट सी इक्वल टू बोलो एम वेक्टर v3. यानी अगर सीधा सीधा कहोगे तो मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एम बी, ये याद रखो। जिस जगह मोमेंटम लिखना है क्या लिखोगे, उसका मास लिख दो इनटू उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये उस टाइम पे इसका मोमेंटम आ जाएगा। समझ आई बात। तो मोमेंटम का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे मोमेंटम क्या होता है बच्चों, उसका मास इनटू उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी। और एक ध्यान रखो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन किधर होती है मोमेंटम की, बोलो वेलोसिटी की डायरेक्शन। जिधर वेलोसिटी है उधर ही मोमेंटम होगा। इज इट क्लियर, जिधर वेलोसिटी है उधर ही मोमेंटम होता है इसका। तो P इक्वल टू एम इंटू वी के बराबर है, और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर P इक्वल टू एम वेक्टर। ठीक है। कई बार हमें मोमेंटम के जैसे एक एग्जांपल में तुम्हें बताऊं, ध्यान देना, क्योंकि मोमेंटम बड़ा लिखना हमें आना चाहिए, इसी का यूज होगा इसमें। मान लीजिए कोई पार्टिकल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एम मास का पार्टिकल इधर वी वेलोसिटी से जा रहा है इस लाइन पे। ठीक है, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है सारा कुछ। एम मास का पार्टिकल इधर एक्स एक्सिस के साथ वी वेलोसिटी से जा रहा है, और ये एंगल थीटा है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछता हूं, फाइंड मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम बताओ। तो पहले तो टोटल मोमेंटम बताओ, टोटल मोमेंटम क्या है इसका। अभी जैसे मैंने डिफाइन किया किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका जो मोमेंटम होगा P इक्वल टू वो mv है, ये इसका नेट मोमेंटम है, रिजल्टेंट मोमेंटम, मास इनटू रिजल्टेंट वेलोसिटी। और इसकी डायरेक्शन पूछूं तो जिधर वेलोसिटी है, यानी इसी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम है, किधर, एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। इसका मोमेंटम किधर है, जिधर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए वेलोसिटी इसकी, इसलिए मोमेंटम भी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे होगा। अब मैं इसके कंपोनेंट करना स्टार्ट करूं, तो इसके जब हम कंपोनेंट करेंगे तो यू विल सी इधर और इधर वेक्टर में सबने पढ़ा हुआ ये, अगर इधर कोई वेक्टर ए है तो थीटा वाली डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आता है, cos थीटा वाला, और बिना थीटा वाले में कौन सा आता है, sin थीटा वाला। तो मेरा पहला क्वेश्चन था फाइंड द मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। टोटल मोमेंटम में कोई डाउट नहीं है, टोटल मोमेंटम या नेट मोमेंटम इसका कितना है, mv, अभी पढ़ा है ना, ये तो इसका नेट मोमेंटम है। और उसके कंपोनेंट करें अगर हम, तो कई बार कंपोनेंट हमें करने पड़ेंगे। तो नेट मोमेंटम का जो इधर कंपोनेंट होगा, जैसे तुमने पढ़ा होगा वेक्टर में, ध्यान देना, ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a है, याद है, और इसके दो कंपोनेंट करें हम इस तरह से ऑर्थोगोनल, ये थीटा है, तो बच्चों इधर कंपोनेंट आता था a cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में, याद है, और इधर आता था a sin थीटा। ऐसे ही तुम्हारा मोमेंटम है ये mv। तो इस mv का जो इधर कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो होगा mv इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज mv cos थीटा, मोमेंटम, मत बोलना, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। नेट मोमेंटम तो कितना है, mv है, उसका एक कंपोनेंट छोटा सा टुकड़ा अलोंग द एक्स एक्सिस कितना है, mv cos थीटा। और इधर जो मोमेंटम का जो कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में वो होगा mv इंटू साइन थीटा। तो मोमेंटम जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज mv cos थीटा, और मोमेंटम अलोंग द वाई एक्सिस mv sin थीटा, और नेट मोमेंटम पूछूं तो mv। तो मोमेंटम लिखना अगर समझ में आ गया तो अब मैं सेकंड लॉ शुरू करता हूं। ध्यान देना, ये तो बात थी मोमेंटम की, तो कुछ बेसिक बातें याद रखना। मोमेंटम किसे कहते हैं, पहली बात तो समझे। तो मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, किसी पार्टिकल का मास इनटू पार्टिकल की वेलोसिटी।
ये उसका मोमेंटम होता है। मास इनटू उसकी जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो उसका रिजल्टेंट मोमेंटम होता है। कई बार कंपोनेंट करने पड़ जाएंगे तो वेक्टर तुमने पढ़ा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कंपोनेंट कैसे करते हैं ये अपन जानते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, मोमेंटम तुम्हें पता होगा वेक्टर क्वांटिटी है, और जिसकी डायरेक्शन किधर होती है बताओ, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। जिधर पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी जिधर है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा इसका। अब बात आती है लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है, ध्यान देना। व्हाट इज लॉ ऑफ मोमेंटम? सुनो, मैं न्यूटन सेकंड लॉ पे आ रहा हूं, ध्यान देना। मान लीजिए एक पार्टिकल जिसका मास m है, इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी मान लो v है। उसके बाद ये चलता गया और मान लें अपन आफ्टर dt टाइम, यानी ये है टाइम t पे और ये है t प्लस dt टाइम पे, वेरी शॉर्ट इंटरवल dt। सबने कैलकुलस में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन वगैरह में, ये 1D में भी पढ़ा होगा। t टाइम पे इसकी वेलोसिटी v थी और t प्लस dt टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v प्लस dv। बढ़ गई घट गई, अगर dv पॉजिटिव है तो बढ़ भी सकती है और dv अगर नेगेटिव है तो dv क्या है, स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी, और dt क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो t टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, v, और जरा देर बाद, थोड़ी सी देर बाद, कितने देर बाद, dt टाइम बाद, यहां से यहां तक dt टाइम लगा। उस dt टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज होगी बताओ, dv चेंज होगी। चलो मेरा पहला क्वेश्चन देख के बताओ, क्या इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा बताओ। क्या इस पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा कि, तो बिल्कुल देखते ही बताओ, बिल्कुल फोर्स लग रहा होगा। क्यों? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कल शुरुआत यहीं से की थी, अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो 100% उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। या उल्टा सोचो कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस पर 100% फोर्स लग रहा होगा। यानी यहां पे हम देखें तो किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v थी, तो यहां पे इसका मोमेंटम में लिखूं p इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम, वेक्टर p इनिशियल इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन बताओ, मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट पे मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। m पे मत लगा देना वेक्टर, मास कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और p फाइनल, कुछ देर बाद जो फाइनल मोमेंटम हमें मिला इसका वो कितना था, m इंटू वेक्टर v प्लस वेक्टर dv। चलो सेकंड लॉ क्या था, अब न्यूटन ने क्या बताया। देखो बात वही है बच्चों, जैसे मैंने कल तक बात की थी, फोर्स क्या करता है, फोर्स क्या करता है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज करता है। अगर किसी पार्टिकल पे किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में की वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। उसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर फोर्स वेलोसिटी चेंज कर रहा, सोचना अगर फोर्स की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इसी चेंज इन द मोमेंटम को रिलेट किया था फोर्स से। दिस इज सेकंड लॉ। क्या स्टेटमेंट है सुनो, सेकंड लॉ में क्या बताया कि द फोर्स ऑन ए पार्टिकल, ध्यान समझना, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू, पहले तो एक इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रट लो इसको, किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स जीरो है। सोचो, बिल्कुल सही बात है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट बना हुआ है तो बिल्कुल सोचो मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहा होगा भाई। मोमेंटम का बदलना, मोमेंटम का कांस्टेंट रहना सब काय पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे। मैं कहता हूं मोमेंटम कांस्टेंट है, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि यार वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं मोमेंटम बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मैं कहता हूं मोमेंटम कम हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। यानी व्हाट आई वांट टू से, अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो उसने बताया वेक्टर एफ, तो ध्यान से सुनना, किसी भी डायरेक्शन में, उसको पढ़ो पहले, ये क्या लिख रहा हूं, वेक्टर एफ क्या है।
पार्टिकल पे किसी भी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, जैसे एक्स एक्सिस, सपोज मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो वेक्टर एफ क्या है, पार्टिकल पे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स, इधर 10 न्यूटन इधर 8 न्यूटन, नेट फोर्स कितना बच रहा है वो देखो यहां पे, तो वेक्टर एफ नेट के दो उसको मैं, ये काय के इक्वल है, ये प्रोपोर्शनल कहा था न्यूटन ने कि इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन का तुम फोर्स देखना चाहते हो उस डायरेक्शन में मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी वेक्टर डीपी अपॉन डीटी, डीपी अपॉन डीटी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, जैसे वी डीवी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डीएक्स बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन, इसी तरह से रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये जिस इसको अगर तुम एक्स एक्सिस पे देखना चाह रहे हो तो ये भी एक्स एक्सिस पे आएगा, मतलब व्हाट आई वांट टू से, अगर मैं कहूं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स तो क्या के प्रोपोर्शनल होगा, एक्स एक्सिस के मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज, जिस डायरेक्शन में फोर्स देखोगे उसी डायरेक्शन का मोमेंटम लेना पड़ेगा। अगर वाई डायरेक्शन पे फोर्स देखना चाहते हो तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है वो देखना है, एक्स एक्सिस पे फोर्स लेना चाह रहे हो तो एक्स एक्सिस का मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है वो देखना है, ये दोनों सेम डायरेक्शन के लेने हैं, ये न्यूटन ने कहा था, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी। ध्यान देना, न्यूटन ने ये बताया था कि किसी भी डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो उस डायरेक्शन के यानी दोनों हमेशा सेम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मैं काफी डिस्कस करूंगा आगे। तो किसी भी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स 10 न्यूटन इधर 8 न्यूटन इधर, तो सबका जो नेट बचेगा वो नेट फोर्स काय के प्रोपोर्शनल है, उसी डायरेक्शन का जो मोमेंटम है उसमें रेट ऑफ चेंज के इक्वल प्रोपोर्शनल होगा। तो एफ नेट इक्वल टू, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा वेक्टर एफ नेट इक्वल टू तो के वेक्टर डीपी बाई डी, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आएगा, तो वेक्टर एफ नेट इक्वल टू के इंटू डीपी बाई डी टी, और यहां जो के है इसकी वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंटली देखी, कोई भी सिस्टम हो किसी भी तरह से देखा है उसको के की वैल्यू 1 आती है, यानी अब मैं प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या कह सकता हूं कि वेक्टर एफ नेट जो होगा इक्वल टू हो गया किसके बताओ, वेक्टर डीपी अपॉन डी, समझे कि किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो उस पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज की रेट के इक्वल होता है। पहले तो उसने प्रोपोर्शनल कहा था, लेकिन जब बाद में देखा तो के की वैल्यू 1 निकल के आई, तो वो इक्वल होगा सीधा सीधा, वेक्टर एफ नेट इक्वल टू डीपी बाई डी टी। इज दैट क्लियर? तो कई बार तो बच्चों इसी पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे, अभी तो थोड़ा सा इसको पहले खत्म करके फिर इसके क्वेश्चन करेंगे अपने ना, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर में थियरी बस यही है, तीनों लॉ पढ़ने हैं और फिर इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। देखो तो वेक्टर एफ नेट इक्वल टू वेक्टर डीपी अपॉन डीटी, द फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है फोर्स। इज इट क्लियर? और इसको अगर मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं देखना, तो वेक्टर एफ नेट इक्वल टू, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा मेरे पास में, वेक्टर एफ नेट, वेक्टर डीपी क्या है बताओ, यहाँ पे वेक्टर डीपी बाई डीटी में डीपी तो चेंज इन द मोमेंटम और डीटी टाइम है। देखो डीपी बाई डीटी में क्या है, डीपी क्या है, व्हाट इज डीपी, जो न्यूमरेटर में लिखा है डीपी, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और अपॉन उस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लगा। तो इसको लिख सकता हूं मैं एक तरह से वेक्टर एम इंटू वेक्टर वी प्लस डीवी, ये फाइनल मोमेंटम था, माइनस इनिशियल मोमेंटम एम वी। देखो चेंज इन द मोमेंटम ये होगा, दिख रहा है, लास्ट में मोमेंटम कितना है, एम इंटू वी प्लस डीवी, शुरू में कितना था एम वी, देखो ना डायग्राम में, तो रेट, तो ये तो हो गया चेंज इन द मोमेंटम। ध्यान रखना फोर्स की वैल्यू चेंज इन द मोमेंटम नहीं होती है, रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज अपॉन उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, तो अपॉन dt, समझे। तो वेक्टर एफ नेट इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो एम वेक्टर बी, करो मल्टीप्लाई, एम वेक्टर बी प्लस एम वेक्टर डीवी माइनस एम वेक्टर बी डिवाइडेड बाई डी टी,
और लकीली ये कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा हमारे पास बताओ, m वेक्टर dv अपॉन dt। और ये तुमने अभी काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा बच्चों, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या बन गया, एक्सीलरेशन। इसलिए वेक्टर f इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या बन गया हमारे पास, वेक्टर f इक्वल टू m वेक्टर a, वेक्टर f इक्वल टू, क्योंकि ये जो टर्म है ये एक्सीलरेशन है। तो अब आ गया हमारा फॉर्मूला f इक्वल टू ma। बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान देना, वेक्टर f इक्वल टू ma। इस पे पूरा NLM चलेगा, देखना ये फॉर्मूले की क्या क्या चीजें कैसे लिखना है वो देखो। वेक्टर f इक्वल टू m इंटू वेक्टर a, ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, जैसे ये दो चीजें, एक तो डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना। अब देखो कई बच्चे ऐसे कि भाई किधर भी फोर्स लग रहा है इक्वल टू मास, ये ऐसा नहीं कि भाई फोर्स इक्वल टू और मर्जी पड़े जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, नहीं, इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है अपने को। डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर तुम देख रहे हो f को लिख रहे हो x एक्सिस पे, अगर मैं इस फॉर्मूले को x एक्सिस पे कहूं, सॉरी x एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं तो वेक्टर f को क्या कहोगे बताओ, f वेक्टर क्या है पता है, x एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स। इस फॉर्मूले को मैं कहूंगा x एक्सिस पे क्या बोलोगे, f इक्वल टू ma को बोलो x एक्सिस पे क्या कहोगे, तो क्या कहोगे, वेक्टर f क्या कहोगे, ये उस पार्टिकल पे x एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स है, इक्वल टू m क्या है, पार्टिकल का मास। अभी मतलब मास ऑन x एक्सिस, मास तो मास ही रहता है, x एक्सिस y एक्सिस क्या करेगा, मास इनटू, और वेक्टर a फिर जो आएगा, अगर इसको तुम x एक्सिस पे ले रहे हो तो ये जो आएगा वो क्या पाएगा, पार्टिकल का x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा। अगर इसको y डायरेक्शन में ले रहे हो तो एक्सीलरेशन भी y डायरेक्शन में आएगा, और इसको z पे ले रहे हो तो एक्सीलरेशन भी z पे आएगा। तो बच्चों इसको मैं आगे कल कंटिन्यू करूंगा, आज की वीडियो में ज्यादा डिस्कशन है, कल से थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। इज दैट क्लियर? तो तब तक ये देखना एक्शन रिएक्शन का क्या लॉ है, फिर मैं इस पे कल बात करूंगा। ठीक है, गुड बाय।